हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज की क्लास हम शुरू करते हैं टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड से। हालांकि पूरी क्लास में यही डिस्कशन नहीं होगी, हम लोग और भी बहुत सारे टैक्स ट्रीटमेंट को देखेंगे। लेकिन ये सुपर एनुएशन फंड क्या चीज़ है? ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय मिल जाता है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस एम्प्लॉय के साथ साथ एम्प्लॉयर भी इस फंड में कंट्रीब्यूट करता है पैसा। यानी ये एक ऐसा फंड है, ऐसा डब्बा है जिसमें एम्प्लॉयर का पैसा है, एम्प्लॉय का पैसा है जब वो जॉब कर रहा था। इन सभी पैसे पे इंटरेस्ट एक्रू होता रहता है और एक दिन एम्प्लॉय जब रिटायर करता है तो पूरा डब्बा खाली कर दिया जाता है। यानी इस पूरे फंड का पैसा एम्प्लॉय को मिल जाता है। तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो चार कंपोनेंट है। एम्प्लॉयर ने इसमें पैसा डाला है, एम्प्लॉय ने भी इसमें पैसा डाला है। जो एम्प्लॉयर ने पैसा डाला है उस पर ब्याज बनता है, जो एम्प्लॉय ने पैसा डाला है उस पर भी ब्याज बनता है। और ये पैसा ग्रो करता रहता है और एक दिन निकल के एम्प्लॉय को मिल जाता है। तो इन सभी चार कंपोनेंट जो मैंने बात की, इन सभी की टैक्सेशन इंडिविजुअली क्या है ये समझेंगे। फिर एक आप देखेंगे कि ग्रॉस सीलिंग है एक, राइट। मतलब जो पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैसे कैसे और पैसा दे रहा है। नेशनल पेंशन फंड के तहत हो सकता है दे रहा हो, राइट। प्रोविडेंट फंड के तहत भी पैसा दे रहा है और सुपर एनुएशन फंड के तहत भी पैसा दे रहा है। तो अनलिमिटेड पैसा इनमें जो डाल रहा है एम्प्लॉयर वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। ग्रॉस सीलिंग लिमिट भी है कि अगर इससे ज़्यादा पैसा डाल दिया एम्प्लॉय ने सभी फंड का मिला के तो वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। हम अप्रूव्ड कब कहते हैं? अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड हम तब कहते हैं व्हेन द सुपर एनुएशन फंड इज अप्रूव्ड बाय CIT which is कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, राइट। अप्रूव्ड का मतलब क्या होता है? उनकी नॉलेज में है। आप ये जो भी आपका जुरिडिक्शनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, आप उसको बताते हो कि भाई हमारे यहाँ जो सुपर एनुएशन फंड हम लोग ने मेंटेन कर रखा है और इसके जरिए हम एम्प्लॉय को बेनिफिट देते हैं। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की ये नॉलेज में आ जाता है। उसकी एक कॉपी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आपका रख लेता है और एक कॉपी पे साइन करके दे देता है कि लीजिए भाई, मेरी जानकारी में ये है। जब ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की जानकारी में सुपर एनुएशन फंड होता है तो उसी को कहते हैं हम अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है? द एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अच्छा, एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के द्वारा किन किन चीज़ों में, देखिए मैं बताऊंगा आपको किन किन चीज़ों में। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में और नेशनल पेंशन स्कीम में। तीन चीजों में एम्प्लॉयर का मिला के कंट्रीब्यूशन। कौन सी तीन चीजों में? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में और नेशनल पेंशन स्कीम में। अगर मिला के 7.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए तो ये एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट की तरह टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। द कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अप टू 12% ऑफ द सैलरी विदाउट एनी ओवरऑल सीलिंग इज एग्जेम्प्ट। देखिए, जब आप प्रोविडेंट फंड पढ़ेंगे ना तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की भी अपनी एक सीलिंग है, 12% ऑफ द सैलरी, राइट। 12% ऑफ द सैलरी। हालांकि अप्रूव सुपर एनुएशन फंड की और नेशनल पेंशन स्कीम की, इसमें आप जो ओवरऑल सीलिंग देखेंगे, देखिए अप्रूव सुपर एनुएशन फंड की अलग से कोई सीलिंग नहीं है, राइट। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की सीलिंग है और नेशनल पेंशन स्कीम की सीलिंग है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की सीलिंग है और नेशनल पेंशन स्कीम की सीलिंग है। तो प्रोविडेंट फंड की सीलिंग क्या है कि 12% ऑफ द सैलरी। इससे ज्यादा अगर होगा तो वैसे ही टैक्सेबल हो जाएगा, इवन इफ द ग्रॉस अमाउंट डजंट एक्सीड 7.5 लाख। मैं एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं। देखिए, एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो है मान लीजिए 10 लाख रुपीस, ठीक है। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है? देखिए, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में और नेशनल पेंशन स्कीम में, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 1 लाख का कंट्रीब्यूशन है, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में 4 लाख का कंट्रीब्यूशन है, NPS में 1 लाख का कंट्रीब्यूशन है। तो ये हो गया टोटल 6 लाख रुपए। तो नथिंग इज टैक्सेबल एज परक्यूजिट। यहाँ टैक्सेबल एज परक्यूजिट नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। अब मान लीजिए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड
और नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन कितना कितना है मैं बताऊं आपको। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में मान लेते हैं कि 1.5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। सुपर एनुएशन फंड में 3 लाख का है, एनपीएस में 1 लाख का है। तो ये हो गया 3 4 5 5.5 लाख रुपये। 7.5 लाख रुपए से कम है, हाँ कम है, लेकिन स्टिल टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि 12% ऑफ द सैलरी से ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एग्जेम्पशन नहीं होती। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 12% ऑफ द सैलरी तक ही होना चाहिए। तो 10 लाख का कितना होना चाहिए था इस केस में। ये वाली बात यहाँ भी एप्लीकेबल थी, यहाँ भी एप्लीकेबल ही है। तो 1,20,000 रुपये तक ही एग्जेम्प्ट होगा, तो 30,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है आपको बात। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं थर्ड एग्जांपल, सैलरी जो है वो कितनी है, 1 करोड़ रुपए, ठीक है। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो है 12 लाख रुपया, ठीक है। तो आपने पढ़ा था सुपर एनुएशन फंड में मान लेते हैं कुछ नहीं है, एनपीएस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये 12 लाख रुपए टोटल हो गया। आपने पढ़ा कि 7.5 लाख रुपए की बियॉन्ड अगर अमाउंट है तो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या यहाँ पे टैक्सेबल होगा? नो, नथिंग इज टैक्सेबल। रीजन बीइंग कि सैलरी का 12% प्रोविडेंट फंड में अलाउड है आपको, इररिस्पेक्टिव ऑफ 7.5 लाख की लिमिट। 7.5 लाख की लिमिट से भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर 12% ऑफ द सैलरी तक ही रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो ये सेपरेटली एग्जेम्प्ट है, ये अलग से भी एग्जेम्प्ट होता है 12% ऑफ द सैलरी। तो इसलिए ये एग्जेम्प्ट है एंड देयरफॉर द टोटल इस 12 लाख में से भी कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, नथिंग इज टैक्सेबल। क्लियर आपको? ये तीनों एग्जाम्पल का ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम्पल में हमने ये लिया कि लिमिट 7.5 लाख से कम थी ये टोटल, फिर भी 30,000 टैक्सेबल हो गया क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 12% ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे ये 12% से ज़्यादा भी नहीं था, टोटल 7.5 लाख से कम था तो कुछ नहीं टैक्सेबल हुआ। यहाँ 12% तक ही है आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, राइट। तो इसलिए ये एग्जेम्प्ट होगा, भले ही ये 7.5 लाख रुपये से टोटल ज़्यादा हो रहा है, स्टिल ये टैक्सेबल नहीं होगा। आगे देखते हैं। The contribution by the employer to the recognized provident fund up to 12% of salary without any overall ceiling is exempt. Further, contribution up to 14% of the salary by the central government and 10% of the salary by any other employer. 14% of salary by central government and 10% of salary by any other employer towards national pension scheme is allowed as deduction under section 80 CCD 2. अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, ये बता रहा है नेशनल पेंशन स्कीम के लिए कि 14% ऑफ द सैलरी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% ऑफ द सैलरी बाय एनी अदर एम्प्लॉयर नेशनल पेंशन स्कीम में अलाउड होती है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD D2। इसमें एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट करता है ना तो वो टैक्सेबल होता है, राइट। इसमें एम्प्लॉयर नेशनल पेंशन स्कीम में जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो टैक्सेबल होगा। और नीचे टोटल में जाके आपको फिर ग्रॉस टोटल इनकम के बाद डिडक्शन जब मिलती है अंडर चैप्टर 6 से, जो 80C से लेके 80U तक होती है, वहाँ पे डिडक्शन की लिमिट है कि 14% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और बाकी एम्प्लॉई अगर है तो वो 10% तक का सैलरी का उसको डिडक्शन मिल जाता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो लिमिट है ना 7.5 लाख रुपए, ये है सुपर एनुएशन फंड के लिए। अगर मान लीजिए सुपर एनुएशन फंड की कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के द्वारा है ही नहीं तो ये 7.5 लाख की लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि देखिए प्रोविडेंट फंड पे ये लिमिट तो लग नहीं रही है। सुपर एनुएशन अगर फंड है तो बाकी 2 कंट्रीब्यूशन भी देखा जाता है और मिला के 7.5 लाख से ज्यादा हो गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी आपको 7.5 लाख रुपए की लिमिट तीनों फंड के लिए अलग अलग इंडिविजुअल देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सुपर एनुएशन फंड का है ही नहीं तो 7.5 लाख की कोई भी लिमिट अप्लाई होती ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। अगर सुपर एनुएशन फंड भी है तो बाकी 2 फंड में कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है ये भी जोड़िए, जोड़ के देखिए क्या 7.5 लाख से ज्यादा है। अगर हाँ तो ये परक्यूसिट की तरह एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा।
क्लियर है? दिस 7.5 lakh limit is applicable on aggregate contribution to 3 fund, but only when superannuation fund contribution is available. If it is not available, then this limit will not apply to remaining 2 contributions. मैं कहना क्या चाहता हूं, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है और दूसरा नेशनल पेंशन स्कीम का कंट्रीब्यूशन है, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन है, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन है, और मिला के ये 10 लाख रुपया होता है, ठीक है, तो क्या 2.5 लाख रुपया टैक्सेबल है? आंसर इज नो, टैक्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनपीएस तो पूरा वैसे भी ऐड होता है, एनपीएस के रिस्पेक्ट में एक डिडक्शन मिलती है, वो मिल जाएगी, और इसका 12% ऑफ सैलरी के ऊपर जितना होता है वो टैक्सेबल होगा, इसका ग्रेटर 12% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा, ठीक है, और इसमें पूरा ही टैक्सेबल होता है, फुल टैक्सेबल होता है, लेटर डिडक्शन मिल जाती है इसमें। तो ये 7.5 लाख वाली जो लिमिट है ये अप्लाई होगी ही नहीं, 7.5 लाख लिमिट विल नॉट अप्लाई। क्लियर सबको? नेक्स्ट देखिए एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इसमें जो होगा उसका क्या होगा? शुड नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम एज इट हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन हिज सैलरी शीट, हाउएवर इट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अच्छा, इसी फंड में एम्प्लॉयर तो पैसा डालता है, साथ में एम्प्लॉय भी डालता है। अच्छा, एम्प्लॉय पैसा डालेगा तो क्या टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं, अरे एम्प्लॉय को जो तनख्वाह मिलती है वो टैक्सेबल होगी ना, और उस तनख्वाह में से वो कहाँ कहाँ पैसे डाल रहा है वो थोड़ी ना टैक्सेबल हो जाएगा। यानी एम्प्लॉई को सैलरी मिली 10 लाख रुपया, 10 लाख तो टैक्सेबल हो ही गया, और उसके बाद 10 लाख रुपए में से वो 2 लाख किसी फंड में डाला तो टैक्सेबल हो जाए, गुल्लक में डाल दिया 1 लाख रुपया तो गुल्लक में टैक्सेबल हो जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब वो पैसा चाहे कहीं भी यूज करे वो टैक्सेबल नहीं होगा अब। लेकिन जो पैसा एम्प्लॉय डाल रहा है इस फंड में उसका 80C में उसको डिडक्शन मिल जाएगा, ये अच्छी बात है। 80C में डिडक्शन मिलते हैं आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के रिस्पेक्ट में, इस इन्वेस्टमेंट की भी आपको डिडक्शन मिल रही है। अगर आपने सुपरएनुएशन फंड में एम्प्लॉय ने पैसा डाला है तो जो वो खुद पैसा डाल रहा है उसकी डिडक्शन पा जाएगा। एम्प्लॉयर जो पैसा डाल रहा है वो तो आपको पता ही है, बाकी 2 और फंड के साथ मिला के 7.5 लाख से ज्यादा है तो टैक्सेबल है, नहीं तो एग्जम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल एज पर क्यूजिट। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज आएगा वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा एज पर क्यूजिट। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का अपने कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। एट द टाइम ऑफ विड्रॉल फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, हर जो पैसा वो विड्रॉ करेगा मेच्योरिटी पे वो एग्जेम्प्ट है। आइए इसको डायग्राम से और समझा दूं आपको। देखिए इस फंड में ना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, इसमें एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, और क्या क्या आता है इसमें? देखिए ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और इसमें क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और एक दिन जब एम्प्लॉय रिटायर कर जाएगा तो ये सारा पैसा आउट हो जाएगा, ऑल विड्रॉन होगा। अब यही इसकी टैक्सेशन बता रहा है, क्या क्या बता रहा है देख लीजिए। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा इसके लिए क्या कानून है, इसके लिए क्या कानून है, अब हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसके साथ आप ऐड कीजिए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन प्लस नेशनल पेंशन स्कीम का कंट्रीब्यूशन। अगर ये ग्रेटर 7.5 लाख आ रहा है, ठीक है, तो टैक्सेबल एज पर क्यूजिट, नहीं तो नहीं। वाह, कितना सुंदर सर अब बात किए, अब बात समझ में आ रही है कि इस फंड में ये जो पैसा गया ये टैक्सेबल है इस लिमिट तक, ठीक है। फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिल जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये वाला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, आर बढ़िया से लिखिए हम भाई।
इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये आपका टैक्सेबल एज परक्यूजिट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ये एग्जेम्प्ट है। तो हर साल के साल जो इंटरेस्ट इसमें एक्रू होगा, ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट हर साल का, ठीक है, वो परक्यूजिट की तरह टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर वाले कंट्रीब्यूशन का, एम्प्लॉय वाले कंट्रीब्यूशन का जो भी ब्याज आ रहा है वो एग्जेम्प्ट होगा। जब आप मेच्योरिटी पे यानी कि रिटायर करोगे, सारा पैसा निकालोगे, तो ये भी आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। आप चाहें तो इस चार्ट को बना लीजिए, एक कंप्लीट नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। राइट, now let's move to another heading, insurance premium payable by employer. Following sum payable by the employer shall be chargeable perquisite in the hands of all employees whether it is paid directly or through a fund, ठीक है, other than recognized provident fund, approved superannuation fund और deposit linked insurance fund। ये कि ये ब्रैकेट में जो 3 फंड हैं इसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। यहाँ से ऑब्वियसली कोई और पेमेंट नहीं हो सकती है। जो पेमेंट हो रही है वो क्या हो रही है, इंश्योरेंस कराई गई है, लाइफ इंश्योरेंस कराई गई है एम्प्लॉय की। कौन दे रहा है इसका पैसा, कंपनी दे रही है इसका पैसा, एम्प्लॉयर दे रहा है इसका पैसा, या फिर एम्प्लॉय ने एक फंड बना रखा है, उस फंड में वो पैसा डालता है, वहीं से निकाल के प्रीमियम भर रहा है सभी एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली एम्प्लॉयर सीधे पैसा दे रहा है, और या फिर उसने एक फंड बना रखा है, वहां से पैसा निकाल के दे रहा है। फंड में पैसा कहाँ से जाता है, ऑब्वियसली कंपनी से ही जाता है। तो टू अफेक्ट एन इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द एसएससी की लाइफ इंश्योर करने के लिए, या फिर टू अफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एन्यूटी, टू अफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन एन्यूटी। ये क्या चीज़ है, आप इंश्योरेंस कंपनी देखिए 2 तरीके का, एक तो लाइफ वाले प्रोडक्ट बेचती है और एक एन्यूटी वाले प्रोडक्ट बेचती है। ये एन्यूटी वाले प्रोडक्ट क्या होते हैं कि लमसम पैसा इंश्योरेंस कंपनी को दे दीजिए, इंश्योरेंस कंपनी आपको टुकड़ों में पैसा देती है। राइट, तो जैसे कि हमने 5 लाख रुपया दे दिया, अब वो पैसा हमें टुकड़ों में देगी। या फिर LIC एक दूसरा प्रोडक्ट बेचती है, उसमें क्या होता है, हम टुकड़े में देते हैं, LIC हमें इकट्ठा पैसा देगी। राइट, तो इस तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका अगर एम्प्लॉयर करा दे, तो एम्प्लॉय के हाथ में जो भी पैसा दिया जा रहा है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप जमा करते हैं उसकी आपको ATC के तहत डिडक्शन मिलती है। लेकिन आपने तो जमा किया नहीं, एम्प्लॉय ने किया, तो आपके हाथ में पहले परक्यूजिट की तरह टैक्सेबल होगा। हाँ, आपको ATC की डिडक्शन भी मिल जाएगी क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। राइट, एम्प्लॉय कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई एम्प्लॉयर। मैं फिर से समझा दूं, सिंपल सा है, इस पूरे सेक्शन को एक ही लाइन में समझिए कि अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर ने जमा की, तो एम्प्लॉयर ने जितना पैसा जमा किया वो आपके हाथ में टैक्सेबल एज परक्यूजिट है, लेकिन उसी का आपको ATC के तहत डिडक्शन मिल जाएगा। हालांकि ATC की ना अपनी एक लिमिट होती है, ATC में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का डिडक्शन नहीं मिलता। ATC की लिमिट है, डिडक्शन 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेगा, डिडक्शन 1.5 लाख ही मिलेगा। ठीक है, अब डिडक्शन अगर 1.5 लाख ही मिलेगा तो आप भी ये बात समझ सकते हैं कि भाई अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की प्रीमियम जमा की 2.5 लाख रुपया, तो टैक्सेबल तो 2.5 लाख रुपया हो रहा है, लेकिन डिडक्शन 1.5 लाख रुपये मिल रहा है। ठीक है, अगर इससे कम जमा किया है एम्प्लॉयर ने पैसा, तो मान लीजिए 80,000 रुपये किया है तो 80,000 टैक्सेबल होगा, और फिर डिडक्शन कितनी मिलेगी, वो भी 80,000 ही मिलेगी। द नेक्स्ट बेनिफिट दैट वी आर गोइंग टू टॉक इज ESOP, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। इनफैक्ट ऐसे समझ लीजिए ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे सकता है। मतलब दिस इज नॉट समथिंग विच इज एन इनकम फ्लोइंग फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ये तो एक वेल्थ है विच इज फ्लोइंग फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो सस्ते रेट में ले लीजिए, हम आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं। मार्केट प्राइस तो शेयर की है 2,000 रुपये, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 10 रुपये में मात्र दे रहा है। इसी को कहते हैं ESOP। देखिए जमाना बहुत बदल गया है। पहले क्या होता था कि एक कंपनी उन सभी एम्प्लॉयज़ को ESOP देती थी जो उनके साथ बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं और वो सचमुच बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कंपनी को ऊंचाइयों पे पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है।
इसलिए कंपनी उनको रिकॉग्नाइज करती है कि भाई तुम भी कंपनी के मालिक हो, लो छोटा सा ही हिस्सा सही, कंपनी के शेयर्स तुमको भी मिलेंगे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब क्या होता है, कंपनी ऐसे सोचती है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, उनकी तो फितरत है अच्छा काम करना। एक काम करते हैं, जो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनको मोटिवेट करते हैं, कहते हैं तुम अच्छा काम करोगे तो तुमको शेयर्स देंगे कंपनी के। आज के जमाने में तो ESOP एक तरीके से हायरिंग टूल बन गया है। आप जब कंपनी ज्वाइन करोगे ना तो पता है क्या होगा, कंपनी आपको कहेगी कि हम आपको बेसिक सैलरी इतने देते हैं, इतनी सारी और अलाउंसेस देंगे, ये परक्यूजिट देंगे, और उसी में ये लिखा होगा कि हम आपको ESOP भी देंगे। ESOP के साथ की जो कंडीशन होगी वो भी आपको बताई हुई होगी कि आप 3 साल तक कंपनी में रह जाएंगे तो आपको इतने शेयर्स कंपनी के इस रेट पे मिल जाएंगे, जो कि बहुत सस्ता होगा मार्केट प्राइस से। मार्केट में प्राइस चल रही होगी 1000 रुपये, आपसे कहा जाएगा कि हम आपको 100 रुपये में दे देंगे वो शेयर, या 10 रुपये में दे देंगे वो शेयर। तो कम एम्प्लॉय क्या करते हैं, तब सोचते हैं कि अरे भाई हमें तो कंपनी के इतने शेयर्स मिल जाएंगे इतने सस्ते रेट में, बहुत फायदा हो जाएगा हमें, तो वो रिटेन्ड रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको क्या लगता है कि आप इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करके जिस कंपनी में काम करने जाओगे, नौकरी करने जाओगे, उस कंपनी का तो बहुत भला हो जाएगा एकदम, कितने तेज हो आप लोग, कितना काम करोगे उस कंपनी का। तो ये आपकी गलत फहमी है, आप उनके चवन्नी काम लायक नहीं हो इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी। एक्चुअली में क्या होता है, जब आप इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करके जाते हो तो भी वो कंपनी 3 से 4 महीने आपकी ट्रेनिंग में लगा देती है, आपको काम सिखाने में लगा देती है, अपने उपयोग हेतु तैयार करने के लिए लगा देती है, और उसके बाद कहीं जाके आप कंपनी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हो। उस 4 महीने की तनख्वाह भी आपको देती है। लेकिन आप क्या करते हो, आप एक कंपनी में जैसे ही नौकरी पा जाते हो, दूसरे कंपनी के लिए रिज्यूम तैयार करना शुरू कर देते हो। जब आप किसी कंपनी के इंटरव्यू में जाते हो, कंपनी कहती है हम आपको सोच रहे हैं कि आपकी जॉब लोकेशन वो जंगल रहेगी, आपको नहीं करना जंगल में नौकरी, लेकिन फिर भी आप कहते हो हाँ जंगल तो मुझे ना सर बचपन से बहुत पसंद था, ये तो मेरे लिए आप ऐसे समझ लीजिए बड़ा एडवेंचर हो जाएगा अगर आप जंगल में मुझे काम करने भेज दें। आपको करना नहीं है, फिर भी क्यों, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, और आप फटाक से नौकरी ले लेते हो, और अगले ही दिन वापस से फाइल वाइल रेडी कर लेते हो रिज्यूम के साथ दूसरी कंपनी में अप्लाई करने के लिए। उस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपको जो 3-4 महीने के लिए आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो ना, तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसने आपसे कोई काम लिया थोड़ी ना है, जब तक आपको काम सिखाया, आप किसी काम लायक बने, तब तक आप निकल गए। तो इसलिए एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए एक बहुत जबरदस्त हायरिंग टूल आज की तारीख में बन चुका है ESOP, कि भाई इतने साल रहिए, हम आपको कंपनी के इतने शेयर्स दे देंगे। तो जब भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ESOP हायर करती है, सस्ते रेट पे देती है, तो कितना बेनिफिट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा एज एन परक्यूजिट, यही बात हम सीखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इससे रिलेटेड ना थोड़ा सा और सिस्टम को समझना होगा कि व्हाट इज दिस ESOP। तो मैंने बहुत सुंदर सा प्यारा सा चार्ट बनाया है, आइए इसी चार्ट के जरिए हम लोग पूरे ESOP के सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। आज आप कंपनी को ज्वाइन करते हो, ये रहा आपका ज्वाइनिंग डेट, और या फिर आज आप ऐसे समझ लीजिए कंपनी ने आपको बोला कि आपको 100 शेयर्स के ऑप्शन दिए जाते हैं 20 रुपए पे खरीदने के, और जिस दिन कंपनी ये आपको बोल रही है ना आप 100 शेयर कंपनी के 20 रुपए के रेट पे खरीद सकते हो, उस दिन मार्केट प्राइस चल रही थी 100 रुपए। आपको ध्यान दीजिए, शेयर नहीं दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है। कौन सा ऑप्शन, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP कह लीजिए, फुल फॉर्म ESOP, या शॉर्ट में हमने सिर्फ लिखा है ऑप्शन आपको दिया जाता है। आज आप कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते हो, कंपनी ने कहा है कि ये शेयर आप खरीद सकते हो, इस ऑप्शन को आप एक्सरसाइज कर सकते हो आज से 3 साल बाद। कंपनी ने कहा कि आप कंपनी के 100 शेयर 20 रुपए के रेट से खरीद सकते हो, आज मार्केट प्राइस 100 रुपए चल रही है, लेकिन अभी नहीं खरीद सकते हो, 3 साल बाद खरीद सकते हो। तो इस 3 साल के पीरियड को कहा जाता है वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, वो पीरियड जिसके बाद आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो जिस दिन 3 साल पूरा होगा, और वो पहला दिन 3 साल पूरा होते ही वो पहला दिन जिस दिन आपको अधिकार है शेयर खरीदने का, उसे कहा जाता है डेट ऑफ वेस्टिंग। क्या होता है डेट ऑफ वेस्टिंग बच्चों, डेट ऑफ वेस्टिंग क्या होता है, वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद का पहला दिन, वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद का पहला दिन, या फिर दूसरी भाषा में बात की जाए तो वो दिन जिस दिन पहली बार आपके पास अधिकार आ जाता है ऑप्शन को खरीदने का,
ऑप्शन को एक्सरसाइज करके शेयर को खरीदने का, जो अधिकार आपको दिया गया उसे एक्सरसाइज करने का। लेकिन कंपनी आपको ये अधिकार के लिए भी कुछ समय देती है एक्सरसाइज करने का। ये नहीं कि 3 साल बाद आपको शेयर खरीदना है और आज वो दिन था जब शेयर खरीदना है, और कि तकदीर देखो मेरी, आज ही मेरे पास पैसा नहीं है जेब में खरीदने के लिए। कंपनी कही जाओ हो गया, अब तुम नहीं खरीद सकते अगले दिन। तब तो आप कहोगे अरे भगवान, 3 साल तक इस दिन का हम इंतजार किए, आज मेरे पास पैसे नहीं है, तो कल तक की मोहलत नहीं दोगे खरीदने के लिए? तो कंपनी आपको मोहलत देती है कितने समय में आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो, उसको कहा जाता है एक्सरसाइज पीरियड। तो जैसे मैंने अपने एग्जांपल में लिया है कि ये चौथा वाला साल जो एक्सरसाइज पीरियड है, हालांकि इतना समय नहीं होता एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज के लिए 3 महीना 6 महीना बहुत हो गया, इतना पीरियड कंपनी देती है कि इस पीरियड में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं। पता है आपको, जिस दिन आपके पास अधिकार आया ना, उस दिन मार्केट में प्राइस 150 रुपये हो गई थी शेयर की। और मजा आपको कितने में मिलेगा? आपको तो 20 में मिलेगा। जिस दिन कंपनी बोली 20 रुपये में ले लेना, उस दिन 100 रुपये चल रही थी मार्केट में प्राइस। जिस दिन मेरे पास अधिकार आया कि हम खरीद सकते हैं 20 में, उस दिन 150 रुपया हो गई प्राइस, और मजा। और जिस दिन हमने सचमुच अधिकार एक्सरसाइज किया अपना, हमने कंपनी को पैसा दिया, ये डेट ऑफ एक्सरसाइज क्या है? वो दिन जिस दिन आपने कंपनी को पैसा दिया, आपने कंपनी को कहा कि लो भाई लो, ये लो पैसे, हमें यहां एक्सरसाइज करना ऑप्शन, तो वो उस दिन मार्केट प्राइस कितनी हो गई थी? 175 रुपया, राइट। अब जैसे ही आप कंपनी को पेमेंट करेंगे, कंपनी आपको शेयर्स अलॉट कर देगी। तो जनरली ये अलॉटमेंट हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है। हमने बदमाशी के लिए अगला साल में दिखा दिया कि 5th ईयर में डेट ऑफ अलॉटमेंट यहाँ पे आ रही है, जबकि ये 10-15 दिन में हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि 10-15 दिन में फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाए। हम पैसा कब दिए थे? 30 मार्च को दिए थे, ठीक है, और अलॉटमेंट कब हो रही है? हमको 10 अप्रैल को हो रही है, तो फाइनेंशियल ईयर तो चेंज हो गया, राइट। तो वो एक पोजीशन हो सकती है कि कभी फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाए, तो उसको भी मैंने मद्देनजर रखते हुए ये बात बनाई यहां पे कि डेट ऑफ अलॉटमेंट जिस दिन प्राइस 200 रुपए हो गई, जिस दिन हमने पेमेंट किया उस दिन क्या रेट से किया? 150। हमने पेमेंट किया 20 रुपए के हिसाब से, उस दिन मार्केट में प्राइस कितनी थी? 175 रुपया। हमें फायदा कितने रुपए का हुआ? क्या बोला जाएगा? हमें 100 वाला शेयर 20 में मिला है, 150 वाला शेयर 20 में मिला है, 175 वाला शेयर 20 में मिला है, लेकिन जिस दिन शेयर अलॉट हुआ उस दिन तो 200 रुपए का था, तो 200 वाला शेयर एक 20 रुपए का मिला है। तो यहां यह बोला जाता है कि जिस दिन आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो शेयर की प्राइस मानी जाती है। 175 रुपए माना जाएगा कि आपको शेयर मिला है, 175 रुपए का शेयर मिला है। कितने में मिला है? 20 रुपए, तो 155 रुपया पर शेयर का आपको बेनिफिट मिला। कितने शेयर लिए आपने? 100, तो 100 इंटू 155, 100 इंटू 155 कितना हो गया? 15,500। ठीक है। ये टैक्सेबल कब होता है? ध्यान दीजिएगा, टैक्सेबल ईयर ऑफ एक्सरसाइज में नहीं होता है, ये ईयर ऑफ अलॉटमेंट में होता है। लेकिन 99.99% ऑफ द केसेस दिस ईयर ऑफ एक्सरसाइज एंड ईयर ऑफ अलॉटमेंट वुड बी द सेम एज, बिकॉज इसमें 2, 4, 5 दिन 10 दिन का ही अंतर हो सकता है, इससे ज्यादा अंतर होगा नहीं, ठीक है। 15 दिन हो सकता है, 20 दिन हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं हो जाएगा। तो आप मोटा मोटी यही समझ सकते हो कि यस, द ईयर इन विच वी हैव एक्सरसाइज, उसी साल में मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। बट इन केस ईयर चेंज हो गया अलॉट होते होते, तो ध्यान दीजिएगा जब शेयर अलॉट होगा तो टैक्सेबल तभी होगा। यहां तक बात क्लियर है सबको? लेकिन प्राइस कौन सी ली जाती है? एक्सरसाइज प्राइस। चाहे टैक्सेबल, देखिए अगर मान लीजिए अलॉटमेंट यहां हो गया होता तो भी टैक्सेबल 15,500 होता, अगर अलॉटमेंट यहां हो रहा है तो भी टैक्सेबल 15,500 ही होगा। अलॉटमेंट वाली मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं है। फाइनेंशियली चेंज भी हो गया अलॉट होते होते तो भी टेंशन की बात नहीं है। 175 वाला शेयर ही 20 रुपए में मिला है आपको, ऐसा ही माना जाएगा। टैक्सेबल किस साल होगा? ईयर ऑफ एक्सरसाइज में ही होता है। ध्यान दीजिए, ईयर ऑफ एक्सरसाइज में ही होता है, क्योंकि ईयर ऑफ एक्सरसाइज में ही अलॉटमेंट हो जाती है। लेकिन अगर अलॉटमेंट चेंज हो गया, ईयर बाद में हुई, तो फिर जिस साल अलॉटमेंट हुई है उसी साल टैक्सेबल होगा, राइट। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि जो मैच्योर्ड कंपनी होती है तो वो तो लिमिटेड ईशॉप्स वगैरह ये सब कुछ देती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत ईशॉप दे दिया हो ऐसा नहीं होता। लेकिन जो स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, जो नई नई कंपनी आ रही है, स्टार्टअप्स है, ये एम्प्लॉयज को हायर ही ईशॉप की बेसिस पे करते हैं, मालूम है? आप देखिए आज जितनी बड़े स्टार्टअप्स हो गए हैं, ठीक है, इनके पास एम्प्लॉयज इतने महंगे महंगे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, राइट। क्या ये इतनी सैलरी पे करने के लिए सक्षम है? नहीं। आप देखेंगे, मैंने तो देखा, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द स्टार्टअप्स, बट आई हैव सीन
कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, ये ऐसे ऐसे लोग जाके ये स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, जो कई करोड़ रुपए की सैलरी तनख्वाह पा रहे हैं, वो सब नए नए स्टार्टअप्स में चले जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये स्टार्टअप उतनी तनख्वाह तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने कंपनी की इक्विटी दे रहे हैं, इनको ईशॉप दे रहे हैं। वो ईशॉप ऑफर कर दे रहे हैं, लीजिए कंपनी के 5% आप शेयर रख लीजिए और तनख्वाह भी देंगे आपको, लेकिन तनख्वाह उतनी नहीं दे पाएंगे भाई। लेकिन ये ईशॉप का कंपोनेंट बहुत हैवी होता है, तभी तो उनको लगता है कि यार इतनी बड़ी कंपनी को भी छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि वो ईशॉप शायद उनकी तनख्वाह का 50 गुना है, राइट। तो अब ऐसे केस में ये समझिए, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी ज्वाइन करते हैं कंपनी को। देखिए बहुत सारी कंपनी जो स्टार्टअप है वो अच्छे इंप्लॉयज़ को, अच्छे टैलेंट को हायर कर लेते हैं ईशॉप की बेसिस पे ही, सैलरी बहुत नॉमिनल सी पे कर रहे हैं और ईशॉप की बेसिस पे ही उनको हायर कर लेते हैं, राइट। तो अब ये जब ईशॉप एक्सरसाइज करेंगे तो इनके हाथ में टैक्सेबल एज परक्यूजिट हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो क्या वो उसकी टैक्सेस भी पे कर पाएंगे? आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है, उसको तनख्वाह पता हम कितनी देते हैं? 50,000 रुपये महीना, ठीक है, यानी साल के टोटल 6 लाख रुपए देते हैं। इस साल उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया ईशॉप वाला, और पता है उसको जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट आ रही है, वो पता है कितनी आ रही है? 50 करोड़ रुपीस। अब 50 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है मोटा मोटी 15 करोड़ रुपए। क्या उस एम्प्लॉय के पास 15 करोड़ रुपए है भी? अरे वो तो 6 लाख रुपए साल की तनख्वाह पाता है, 15 करोड़ रुपए उसके पास आएगा कहां से इवन टैक्स पे करने के लिए? है ही नहीं उसके पास पैसे। क्या ये बात सरकार को भी समझ में आ रही है? हाँ, कह रही है कि उसके पास शेयर जो है कंपनी के, उसका जो परक्यूजिट वैल्यू है वो तो बहुत ज्यादा आ जाता है, उस पर जितना टैक्स बनेगा उतनी तो उसकी तनख्वाह भी नहीं है, वो दे कैसे पाएगा? तो अब यहां पे लॉ में थोड़ा सा ट्विस्ट लाया गया फॉर द पर्पस ऑफ स्टार्टअप। वहां पे ये कहा गया कि अगर कोई स्टार्टअप अपने इंप्लॉइज को ईशॉप देगी, तो उस इंप्लॉय के हाथ में जब वो एक्सरसाइज करेगा, जब भी वो ईशॉप ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, तो जो डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज प्राइस है एंड इशू प्राइस है उसका, ठीक है, वो डिफरेंशियल उस साल की इनकम तो बन जाएगी, लेकिन उस पर टैक्स नहीं देना है। हम आपको टैक्स देने के लिए 5 साल का और समय देंगे। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने एक्सरसाइज किया है ऑप्शन, उस साल के अंत से आपको 5 साल और दिया जाएगा टू पे टैक्सेस ऑन इट, राइट। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने एक्सरसाइज किया, वहां के अंत से 5 साल बाद आपको क्या करना है? टैक्सेस को पे करना है। लेकिन अगर वो इंप्लॉय इस पीरियड के दौरान कभी भी कंपनी छोड़ के चला गया या फिर अपने ईशॉप के शेयर बेच दिया, तब तो अच्छी बात है भाई, अगर कंपनी छोड़ के चले गए हो तो आपको टैक्सेस देना पड़ जाएगा। और अगर आपने शेयर बेच दिए तब तो पैसा आ गया भाई, आपके पास 50 करोड़ के शेयर बेच दिए तो 50 करोड़ रुपया आ गया है ना, तो अब तो आप टैक्सेस पे कर ही सकते हो, तो आप टैक्सेस भी पे करोगे यहां पे। Considering the issue of cash flow, as employee may not have the requisite fund to make the payment of taxes on such perquisite, which is given by way of shares in the company, the tax shall be collected on such perquisite after 5 years from the end of the financial year in which option is exercised. उस फाइनेंशियल के ईयर के अंत से जहां पे ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया है, वहां से 5 साल के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। It is to be noted that the income will be included and assessed in the year in which option is exercised. It is only the payment of tax which is being postponed. It is only the payment of tax which is being postponed. यानी इनकम तो उसी साल की बन जाएगी जिस साल आप एक्सरसाइज करोगे। इनकम को नहीं पोस्टपोन कर रहे हैं कि इनकम बनेगी 5 साल बाद, नहीं, इनकम उसी साल की बन जाएगी, उसका टैक्स पोस्टपोन कर दे रहे हैं। टैक्स आपसे अभी नहीं लेंगे, अभी इनकम बन गई है लेकिन टैक्स अभी डिलेड रहेगा, वो 5 साल बाद देना। However, in case where such share is sold by the SSE or the SSE ceases to be employee of the employer, then the tax shall be payable within 14 days from that date. अगर आपने शेयर बेच दिए या फिर आप नौकरी छोड़ दिए तो 14 दिन के अंदर अंदर आपको टैक्सेस जमा करना पड़ेगा। It is one of the typical case where taxability of income is not being postponed, but payment of tax on such income is being postponed. कह रहा है ये वैसे तो सबसे यूनिक केस है, इनकम टैक्स में ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहां पे ऐसा हो रहा है कि आपकी इनकम को हम पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, इनकम उसी साल मान ले रहे हैं, टैक्स पोस्टपोन कर दे रहे हैं। ये एक अपने आप में यूनिक केस है। नाउ कमिंग टू द लास्ट हेडिंग ऑफ परक्यूजिट बेनिफिट टू एम्प्लॉइज, और वो है रेजिडरी हेडिंग।
एनी अदर बेनिफिट और एम्यूनिटी एक्सेट्रा। कह रहा है अगर अभी भी कुछ बच गया हो तो उसका क्या होगा, आइए सुन लीजिए। दिस इज अ रेजिडुअल हेड, इट कवर्स एनी अदर बेनिफिट और एम्यूनिटी सर्विस राइट और प्रिविलेज प्रोवाइडेड बाय एनी एम्प्लॉयर, हाउएवर इट डज नॉट कवर द फॉलोइंग। कह रहा है और कोई भी बेनिफिट एम्प्लॉय को देगा तो सब यहां पे कवर हो जाएगा, सब कवर हो जाएगा। कह रहा है ये दो चीज कवर नहीं होगी। क्या नहीं होगी? जो ऊपर पहले ही पढ़ चुके हैं वो कवर नहीं होगी। अरे भाई जो ऊपर पहले पढ़ चुके हैं परक्यूजिट, वो तो उसका टैक्सेशन तुमको पता ही है, ठीक है, तो वो नहीं कवर होगी, मालूम है। दूसरा कह रहा है टेलीफोन और मोबाइल परक्यूजिट कवर नहीं होगी। क्या टेलीफोन और मोबाइल परक्यूजिट पहले कभी पढ़े आप? नहीं। अब टेलीफोन और मोबाइल परक्यूजिट आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, कहीं नहीं आपने पढ़ा है, और वो यहां भी इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, टेलीफोन और मोबाइल अलाउंसेस नहीं बोल रहे हैं। अलाउंस का मतलब क्या होगा? अलाउंस का मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर आपको हर महीने 500 रुपया देता है कि टेलीफोन बिल जमा कर लेना। आपका टेलीफोन बिल 800 रुपया आएगा तो भी 2500 मिला है, अगर आपका 200 आता है तो भी आपको 500 मिला है, आपका बिल आता ही नहीं है फोन का तो भी 500 रुपया मिला है। 10 टेलीफोन अलाउंस। परक्यूजिट क्या है? आपका बिल जितना आता है एम्प्लॉयर उतना पे कर देता है, जितना बिल आता है उतना पे कर देता है। 10,000 आएगा 10,000 पे कर देगा। एक बात बताइए, कब एम्प्लॉयर आपका मोबाइल बिल पूरा पे करता होगा? एक्चुअली आपका काम ना पूरा मोबाइल से ही होता है, तभी कंपनी ने आपके मोबाइल का पूरा बिल भरती है। अब आप भी चाहे जितना पर्सनल बतिया लो, उससे कोई बात नहीं, लेकिन आप मेजरली काम ऑफिस का फोन पे करते हो सकता है आप नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारी बातें करते हो, इसलिए कंपनी आपका पूरा बिल भर रही होगी। तो ये बात गवर्नमेंट भी समझ रही है कि अगर मोबाइल और टेलीफोन का बिल अगर कंपनी भर रही है ना, तो एम्प्लॉय पूरा का पूरा काम मोटा मोटी कंपनी का फोन पे ही करता होगा, और इसलिए एम्प्लॉय के हाथ में बेनिफिट नहीं माना जा रहा है। क्लियर है सबको? आप रात भर बैठ के गर्लफ्रेंड से बतियाते हो फोन पे, तो एम्प्लॉयर थोड़ी ना बिल भर देगा उसका, या सोच के देखो, वो क्यों भरेगा? अरे आपका कुछ काम ही ऐसा होगा जो आप फोन पे करते हो कंपनी के लिए, इसलिए ना कंपनी भर रही होगी बिल आपका। तो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग कि भाई ऐसे में हम परक्यूजिट टैक्सेशन नहीं करेंगे, लेकिन अलाउंसेस टैक्सेबल है, डोंट फॉरगेट दिस। टेलीफोन मोबाइल अलाउंसेस इज टैक्सेबल, परक्यूजिट इज एग्जेम्प्ट। नाउ मोड ऑफ वैल्यूएशन, कोई भी और बेनिफिट एम्प्लॉय को देगा तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? कहता है कि द वैल्यू ऑफ बेनिफिट, इम्यूनिटी, सर्विस, राइट और प्रिविलेज विच कम्स अंडर दिस हेड शैल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर की कॉस्ट है उस पे बेनिफिट को वैल्यू किया जाएगा। एग्जांपल समझाता हूं। एम्प्लॉयर जो है ना, वो शर्ट का मैन्युफैक्चरर है। ओ, शर्ट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। वो शर्ट को की कॉस्ट जो उसकी आती है वो आती है 300 रुपये, ठीक है। होलसेल प्राइस जो है उसकी, होलसेल प्राइस WS होलसेल प्राइस वो है 500 रुपया, और रिटेल प्राइस जो है उसकी, रिटेल प्राइस वो है 1200 रुपया, ठीक है। एम्प्लॉयर ने से एम्प्लॉय ने 10 शर्ट ली, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को 10 शर्ट दे दी। क्या ये बेनिफिट है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय? यस, ठीक है। इस बेनिफिट की वैल्यूएशन क्या की जाएगी? 300 × 10, 3000 रुपये, दैट इज कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, और ये एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट हो गया। क्लियर है बात सबको? अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि जैसे अगर हम कहेंगे कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शर्ट दी विच इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉयर, तब तो 3000 रुपये परक्यूजिट हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर यही केस होगा प्रैक्टिकल में, तो हम क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, क्योंकि अगर गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय दिखाएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, 5000 रुपये तक का गिफ्ट इन काइंड एग्जेम्प्ट होता है, और इसलिए ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो गिफ्ट बोल दीजिए ना इसको, राइट, और अदरवाइज तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अच्छा, अब इसी में एक ट्विस्ट लाते हैं। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पे किया 500 रुपीज़, 500 रुपया दिया भी है, ठीक है। तो अब 2500 रुपया परक्यूजिट की वैल्यू होगी। अब मुझे एक बात बताइए, परक्यूजिट की वैल्यू यहाँ पे 2500 रुपया हो गई, तो 2500 रुपया को भी हम गिफ्ट बोल के नॉन टैक्सेबल बना सकते हैं क्या? नहीं, गिफ्ट हमेशा विदाउट कंसिडरेशन होता है। 500 रुपया लिया गया है भाई 10 शर्ट का,
एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से 500 रुपये लिया भी है, तो अब 2500 रुपये को आप गिफ्ट बोल नहीं सकते, 2500 रुपये टैक्सेबल करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने ना आपको एक टेक्निक बताई, बस पेपर में गिफ्ट लिखा रहेगा तभी आप टैक्सेबल एग्जेम्प्ट करना, अदरवाइज अगर लिखा है एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को शर्ट दी, जो वो बनाता है आप टैक्सेबल ही बना देना। ठीक है, परक्यूजिट वैल्यू कर देना 3000 रुपये। ये तो मैंने ना एक प्रैक्टिकल आपको टैक्स सेविंग का तरीका बताया कि जनरली मार्केट में लोग क्या करते हैं कि अगर 5000 रुपये तक का होता है ना तो उसको गिफ्ट की तरह दिखा देते हैं और एग्जाम करा लेते हैं। अगर 5000 से ऊपर भी होता है, विदाउट कंसिडरेशन है, कुछ पेमेंट एम्प्लॉय से नहीं ली गई है, तो 5000 रुपये तक एग्जाम करा लेते हैं, उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाता है। तो दिस इज हाउ इट इज डन प्रैक्टिकली। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर पे ही कोई भी परक्यूजिट की वैल्यूएशन होगी अंडर एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। देखिए वैसे तो आपको समझने की जरूरत नहीं है अंडर एन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन, अगर मैं एक वर्ड में आपको बताऊं तो आप ऐसे समझ लीजिए जेन्युइन कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर की बात कर रहा है। एक्चुअली आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, कभी कभी कुछ ट्रांजेक्शन ना मैनिपुलेटेड होते हैं। जैसे रॉ मटेरियल एम्प्लॉयर ने खरीदा था, कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलती है, अब एम्प्लॉयर की कॉस्ट कह रहा है, अब ये कॉस्ट कैसे निकला होगा, एक्चुअल में जो मटेरियल का कॉस्ट होगा वो जोड़ा गया होगा, लेबर के कॉस्ट जोड़े गए होंगे, ओवरहेड के कॉस्ट जोड़े गए होंगे। ठीक है, मटेरियल लाया गया था वैसे तो 200 रुपये में, लेकिन एक्चुअली ओवर बिलिंग करा के इसने 250 रुपये में मटेरियल खरीद दिया था। तो कह रहा है इसके हिसाब से नहीं, ये इसके हिसाब से माना जाएगा जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो एक्चुअल में पड़ा था। तो ये सब छोड़ दीजिए, आपके कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इतना ही समझिए। ये आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन एक्चुअली यूज होता है वर्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के केस में, जब एक इंसान इंडिया में रॉ मटेरियल खरीद रहा है ऑस्ट्रेलिया से, राइट। तो अब भाई आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, फिर सोच रहा हूँ रहने दूँ क्या, इसलिए पूरे सब निकल नहीं रहे हैं। होता क्या है ना कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो कई देशों में ऑपरेट करती हैं, वो कंपनीज क्या करती हैं, हमेशा कोशिश करती हैं कि हम अपने देश में ना ज़्यादा टैक्स पे करें और दूसरे देश में कम टैक्स पे करें। भाई हम यूएस की कंपनी है तो यूएस में टैक्सेस दबा के पे करेंगे, मेरी दूसरी बहुत सारी ब्रांचेस कंपनी चल रही है दूसरे देशों में, वहाँ टैक्स कम पे करेंगे। तो क्या करती हैं, बिलिंग्स को मैनिपुलेट करा लेती हैं, इस तरीके से मैनिपुलेट कराती हैं कि भाई मेरा उस कंपनी का सभी ब्रांचेस का मिला के प्रॉफिट 500 करोड़ है, वो 500 करोड़ ही प्रॉफिट दिखाएंगे, लेकिन अपनी कंट्री में उसका हिस्सा बढ़ा देंगे और दूसरी कंपनी में कम कर देंगे। मतलब होता क्या है कि वो प्रॉफिट को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, बिलिंग को चेंज करने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं, वो प्रॉफिट दूसरी कंट्रीज में कम कराने की कोशिश करते हैं, अपनी कंट्री का भले बढ़ जाए, राइट। इस तरीके से कुछ मैनिपुलेशन होती है, तो उसको कहा जाता है कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में आर्म्स लेंथ प्राइस चेक होता है। आप छोड़ दीजिए, आप बस इतना समझिए कॉस्ट टू द एम्प्लॉय जेन्युइन कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर होना चाहिए। एज रिड्यूस्ड बाय द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इफ एनी, अगर एम्प्लॉय ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो वो लेस कर दिया जाएगा, राइट। एंड जनरली परक्यूजिट वैल्यूएशन ऐसी होती है कि एम्प्लॉय ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो वो लेस कर दिया जाता है, राइट। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करेंगे।